हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ आपके अप्लाइड फिजिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपके अप्लाइड फिजिक्स के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सेकंड चैप्टर मैंने आप लोगों से कहा था आपको खुद से पढ़ना है। आशा करते हैं आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे होंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की नींव रखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को कहीं पर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा। खूब ध्यान से सुनिएगा और छोटी छोटी टर्म्स, छोटी छोटी डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है बल, संवेग एवं वृत्तीय गति, जिसको हम बोलते हैं फोर्स, मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। 3-4 लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। इसके भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी वेक्टर चैप्टर जो आपका कंप्लीट हुआ है, जल्द ही उसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हर तरीके से आपकी हेल्प यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बस जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बल, संवेग तथा वृत्तीय गति, फोर्स, मोमेंटम एंड सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम स्टार्ट करते हैं बल से। बल क्या होता है? बल मीन्स डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? फोर्स इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ध्यान से सुनते और समझते दोनों चलिएगा। खूब जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे बल क्या होता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं एनी पुल आर पुश, कोई धक्का या खिंचाव। कहते हैं धक्का या खिंचाव, ध्यान दीजिएगा, धक्का या क्या डियर स्टूडेंट्स, खिंचाव। एनी पुल आर पुश, एनी पुल आर पुश, एनी पुल आर पुश। कहते हैं जो फोर्स है वो कोई धक्का या खिंचाव है। कोई धक्का या खिंचाव जो होता है उसी को फोर्स कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली सही है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग फोर्स अर्थात बल के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो फोर्स जो है, ये जो हमारा बल है, ये कर क्या क्या सकता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेस? बल क्या क्या कर सकता है? ठीक है, क्या क्या कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा करके उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम विस्थापित कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है या करने का प्रयास करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन चल रही है, आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे फोर्स लगा करके, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। एक ट्रक जा रही है, पीछे से पकड़ के उसको खींचोगे तो, लेकिन उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वह पर्याप्त बल नहीं है उस रोकने के लिए। सही है, पहली प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या कर सकता है बल? दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, बल जो है किसी की दिशा को बदल सकता है। बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, उसकी स्टीयरिंग आप घुमाते हो, उसकी दिशा बदल जाती है। तो बल और क्या कर सकता है? बल किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, उसकी दिशा को बदल सकता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप को बदल सकता है या बदलने का प्रयास कर सकता है। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? तो बल क्या है? बल की इसके बिहाफ पे जब डेफिनेशन बनाई जाती है तो कहा जाता है कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक, क्योंकि बाहर से लगता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति एवं दिशा में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की पोजीशन अर्थात स्थिति, उसकी दिशा, उसकी आकृति, उसके आकार को परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। उसी एक्सटर्नल फैक्टर को, उसी बाह्य बल को, उसी बाह्य कारक को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। दैट एक्सटर्नल फैक्टर विच कैन चेंज शेप, साइज, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज, या तो चेंज कर देता है या चेंज करने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है कई टाइप के होते हैं।
फोर्स जो होता है, जो बल होता है, उसका मात्रक क्या होता है? डियर स्टूडेंट, बल के एसआई मात्रक की हम बात करते हैं तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शार्ट में एन से इस तरीके से डिनोट करते हैं। समझ आ रहा है? और आप लोगों ने बल का फार्मूला भी पढ़ा था, उसको भी मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करके सिखाऊंगा। फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बल कई प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, घर्षण बल होता है। इन सभी के सभी फोर्सेस को इन दिस चैप्टर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक को बोलते हैं डियर स्टूडेंट संपर्क बल, एक को बोलते हैं असंपर्क बल। आपकी बुक में दिया गया है संपर्क बल जिसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा, और असंपर्क बल जिनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाएगा। आइए हम समझते हैं कि ये जो बल के मुख्य दो प्रकार हैं कौन से हैं। लेक्चर मजा आ रहा होगा समझने में और सीखने में, केवल ऐसे देखते रहो, ऐसे करते करते एकदम आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। खाली आप सुनते रहिए, समझते चलिए। आप क्लास ले रहे हो कॉलेज में, नहीं ले रहे हो, ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। बस आप रेगुलर लेक्चर को वॉच करते रहिए और समझते रहिए। जितना हम आपको पढ़ाने, अगर आप उसको पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे ना, यू आर द बेस्ट इन योर कॉलेज। आप बेस्ट होगे। आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं से भी हो, सबका सिलेबस लगभग समान है, तो आप हर स्टेट के स्टूडेंट्स इस लेक्चर को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम बल के प्रकार सीखने वाले हैं, बल के प्रकार। और बल के प्रकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर कुछ अलग हिसाब पे उसको डिवाइड किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार दो प्रकार में बांटा गया है संपर्क के आधार पर। एक है डियर स्टूडेंट संपर्क बल, संपर्क बल जिसको बोला जाएगा कांटेक्ट फोर्सेस। क्या कहा जाएगा? कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स असंपर्क बल, असंपर्क बल जिसको कहा जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ध्यान दीजिए, संपर्क बल और असंपर्क बल, कांटेक्ट फोर्सेज एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। ऐसे फोर्सेज, ऐसे बल जब वह एक दूसरे जिस दो सतह पर लगते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, उन बल को, उन फोर्सेस को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें है डियर स्टूडेंट्स घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण बल जिसको हम लोग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगता है डियर स्टूडेंट? जब दो सतहों के बीच में घर्षण होता है, जब दो सतह इस तरह से रगड़ती हैं, उस सिचुएशन में उन दोनों सतहों के बीच में बल लगता है, फोर्स लगता है। उसी लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा डियर स्टूडेंट? संपर्क बल। तो वे सभी के सभी बल जिनमें वह दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब फोर्स को अप्लाई कर। जैसे हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसको हाथ से पुश करेंगे तो जिस बॉडी पर फोर्स लग रहा है और जो बॉडी या जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, दोनों दूसरे के क्या होंगे? कांटेक्ट में होंगे। अगर वो दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो इसको बोला जाएगा संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्सेस। समझ में आ गई बात? अगर वो दोनों फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दूर से ही एक दूसरे के बल का अनुभव कर रहे हैं, तो इन दैट केस उसको बोला जाएगा असंपर्क बल, उसको बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है डियर स्टूडेंट्स? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। आपको पढ़ाया गया है, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, या इस संसार में, होल यूनिवर्स में कहीं पर भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सदैव एक अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, एक आकर्षण बल कार्य करता है। उसी आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये हमारे हाथ में चौक के दो टुकड़े हैं, ये टुकड़ा इस टुकड़े को
अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उसी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब वह इनके बीच में जो बल लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो बल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो कांटेक्ट में नहीं है, नॉन कांटेक्ट है, असंपर्क बल, इसलिए इनके बीच में लगने वाला बल असंपर्क बल कहलाएगा। तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स कि बल अर्थात फोर्स क्या होता है, संपर्क बल क्या होता है और असंपर्क बल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो कम से कम जितने लोग लेक्चर को देखें सभी लोग लेक्चर को जरूर देख लिया करिए, और देखने पर उसको लाइक कर दिए, क्योंकि डिसलाइक करने वाले कुछ लोग होते हैं ना, वो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही उनको समझ में आ जाता है कि लेक्चर अच्छा होने वाला नहीं है। थोड़ा मतलब चिल करिए, मजा लीजिए। कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि प्रीमियर में वीडियो लगाना, लाइक करने वाले से पहले डिसलाइक वाले पहुंच जाते हैं। मतलब बड़ी मतलब मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब लेक्चर को देखे नहीं, समझे, इनको पहले से पता है कि ये टीचर पढ़ा नहीं पाएगा। इससे अच्छा तो मैं जानता हूँ, इससे पहले इसको कोई देखे से पहले मैं इसको डिसलाइक करके जाता हूँ। तो ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, मैं प्रयास करूँगा उनको भी खुश कर सकूँ, उनके लिए भी अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करा सकूँ। अगर वो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता सकेंगे क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा मैनर का ध्यान रखिएगा। उस तरीके से कई सारे लोग ऑड लैंग्वेज का यूज़ कर देते हैं, वैसे मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अजीब तरह का इंसान हूँ। मैं सोचता हूँ ठीक है, जो कह रहे हैं कहना है, किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के बारे में भी लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उनको भी उठा के गाली दे देते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब जो भी बोलना होता है उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। बट अगर आप बताएंगे तो हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अगर लेक्चर पसंद आता है यार तो लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बल, अभी मैं बल के बारे में चर्चा कर रहा हूं। फिर हमारा है संवेग, मैं संवेग के बारे में चर्चा करूंगा। बल और संवेग को इसी लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रयास करेंगे वृत्ताकार वृत्त को आपको समझा दिया जाए, और चैप्टर 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा डियर स्टूडेंट, दो चीजें आती हैं, एक आता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जनरली इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट भी करते हैं। दूसरी चीज और एक चीज आती है जिसको डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं भार। भार जो होता है डियर स्टूडेंट्स को इंग्लिश में वेट कहा जाता है, वेट कहा जाता है, जिसको हम लोग जनरली W से रिप्रेजेंट करते हैं। दो चीजें हैं, एक है द्रव्यमान और दूसरा डियर स्टूडेंट भार। इन दोनों के बारे में हमें समझना है। द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन क्या वो भी मैं आपको बता। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, द्रव्यमान क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। द्रव्यमान किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जिसमें उतना पदार्थ, इसमें उसमें मटेरियल है, उसकी वास्तविक संगति जो है, उसकी वास्तविक क्वांटिटी जो है, उसी को डियर स्टूडेंट्स उसका द्रव्यमान कहा जाता है, उसका मास कहा जाता है। जब हम लोग जा करके अपने चीज़ को कहीं तौलते, जैसे खुद को कहीं जाके तौलते हैं, तो वहाँ पर वो हमारा वेट बताता है, मास नहीं बताता है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ का अट्रैक्शन भी वर्क कर रहा है। अगर हमें किसी का मास पता करना है तो तौलने के बाद उसको 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, आइए समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो मास होता है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। साथ ही साथ इसकी वैल्यू हर एक जगह कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, हर एक जगह कांस्टेंट होती है। इस पे हवा, पानी, किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये द्रव्यमान की विशेषता होती है। वेट क्या होता है, भार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। अर्थ, पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से, जिस बल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को ही उसका भार कहा जाता है, उसका वेट कहा जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, या कुछ लोग इसको F इक्वल टू mg के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे mg का मतलब क्या है, m मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर m मीन्स मास है, और g क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या नाम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम किसी के मास को गुरुत्वीय त्वरण g से, स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दैट केस हमें जो प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम लोग उसका भार कहते हैं।
इसका मतलब इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब हमें किसी का भार दिया होगा, किसी का वेट दिया होगा और हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, उसका मास फाइंड करना होगा, तो जी को यहां से हटाना पड़ेगा। जी को कैसे हटाएंगे, जी की वैल्यू अर्थात 9.8 से डिवाइड करेंगे। समझ आ गई बात। जो जी की जो डब्ल्यू है अर्थात जो वेट है, जो भार है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है जिस तरीके से वेरी करेगी उसी तरीके से वेट भी किसी ऑब्जेक्ट का डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये समझ गए आप लोग, बल क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। क्लियर हो गई बातें। आइए अब हमने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका नाम है संवेग। संवेग क्या है और उसी के आधार पर हमारे सिलेबस में गति का दूसरा नियम भी दिया गया है जिसको न्यूटन ने दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझ आ रहा होगा आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं हो रही होगी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आप लोग संवेग के बारे में। क्या होता है संवेग, क्या होता है संवेग, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का होता है। संवेग जो मोमेंटम होता है डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम जो होता है, संवेग जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो हमारा संवेग है इसको डियर स्टूडेंट्स पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को उसका मोमेंटम कहा जाता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी के डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। अभी मैंने आपसे कहा कि सर मोमेंटम जो होगा उसको हम लोग P से दिखाएंगे, तो P इक्वल टू मास मीन्स M, वेलोसिटी मीन्स V, तो P इक्वल टू MV हमारा डियर स्टूडेंट्स फार्मूला बन जाता है। ये संवेग यही मोमेंटम को निकालने का फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ से यूनिट फाइंड करना चाहें, यूनिट ऑफ P अर्थात मोमेंटम, तो यहाँ लिखा जाएगा यूनिट ऑफ M, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ V मीन्स वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा सर, केजी होगा, किलोग्राम। उसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। और इसको ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, कैसे सर, केजी लिख करके ऐसे मीटर s की पावर -1 लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम क्या होता है, किसी भी m द्रव्यमान की वस्तु अगर v वेलोसिटी से गतिमान है, मूव कर रही है, तो उसके द्रव्यमान और उसके वेग अर्थात वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, जो उसका गुणनफल होता है, उसी के गुणनफल को डियर स्टूडेंट्स उसका संवेग कहा जाता है, उसका मोमेंटम कहा जाता है। इसे हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है। अगला डियर स्टूडेंट्स एक टॉपिक छोटा सा होता है बल का आवेग। बल का आवेग जो होता है वो F इंटू टी के बराबर होता है। जितने समय के लिए बल लगा है और उसमें उससे बल से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका बल का आवेग आ जाता है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हम लोगों को सीखना था। अब आइए थोड़ा सा आपके सिलेबस में दिया गया है डियर स्टूडेंट्स गति का द्वितीय नियम। गति का जो द्वितीय नियम होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम भी डियर स्टूडेंट्स को कहा जाता है। गति का द्वितीय नियम जिसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति का कौन सा नियम सर, द्वितीय नियम। देखते हैं कि ये जो गति है इसका दूसरा नियम क्या होता है। न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने 3 नियम दिए थे गति से संबंधित। आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लास में, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम जो था उसका नाम था जड़त्व का नियम। दूसरा नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है किसी भी, ध्यान दीजिएगा, देखो किसी का संवेग परिवर्तित कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रारंभिक वेग जो है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी गई है, प्रारंभिक वेग। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग हमें दिया है u है, और साथ ही साथ अंतिम वेग जो है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अंतिम वेग जो है वो हमको v दिया है, और समय जो दिया है डियर स्टूडेंट्स वो t दिया है। इस पर जो बल लगाया जाता है जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, ये F दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट u मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था।
u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, उस पर एक फोर्स F न्यूटन का लगाया गया। आफ्टर t सेकेंड इसकी वेलोसिटी जो है v मीटर पर सेकंड हो जाती है। u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, फोर्स F लगाने के बाद t समय के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो v मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि इस वस्तु के जो संवेग परिवर्तन की दर है, संवेग परिवर्तन क्या होगी, अगर हम यहां से प्रारंभिक संवेग की बात करेंगे p1 की, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, mu आएगा। अगर यहां से दूसरी बार संवेग की बात करेंगे तो ये क्या आएगा सर, mv आएगा। ये प्रारंभिक संवेग, ये बाद का संवेग है। अगर हम इसमें परिवर्तन की बात करेंगे, अर्थात डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर क्या निकालें, संवेग परिवर्तन निकालें, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, देखिएगा अगर यहां से हम संवेग परिवर्तन निकालें तो जाहिर सी बात है कि हमें P1 माइनस क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। तो P1 का माने या P2 माइनस P1 करोगे ज़्यादा सही रहेगा, P2 माइनस P1 करो तो डियर स्टूडेंट्स mv माइनस क्या मिलेगा आप लोगों को, mu यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यह है संवेग परिवर्तन। तो जो ये गति का द्वितीय नियम है वो क्या कहता है कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही है डियर स्टूडेंट्स क्या, गति का दूसरा नियम। क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, समानुपाती होता है। अब अगर हम इस बल को F से दिखाएं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। संवेग परिवर्तन क्या होगा सर, mv होगा और माइनस में डियर स्टूडेंट्स mu होगा, अपान दर कह रहा है तो इसको आप लोग t से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट यहां से मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लें, v माइनस u अपान में t यहां पर बचेगा। सभी लोग समझदार हैं और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स की चूंकि हम ये जानते हैं कि a जो है माने त्वरण v माइनस यू अपान टी के बराबर होता है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये वेग परिवर्तन की दर ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma मिल जाएगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ma हो जाएगा। अब फिजिक्स में जब हम कोई भी डेरिवेशन कर रहे होते हैं वहां जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो हमेशा वहां पे कांस्टेंट आता है, तो f इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर kma हो जाता है। यहाँ लिखते हैं जहां k जो है नियतांक है, समानुपातिक नियतांक कहा जाता है, नियतांक है, तथा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो k की वैल्यू होगी वो 1 होगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से f इज इक्वल टू आपको 1 इंटू ma मिलता है। तो फाइनली f इज इक्वल टू ma आपको रिजल्ट मिल जाता है। यही हमारे गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है उसका फाइनल रिजल्ट है f इज इक्वल टू ma। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट आई होप नहीं हो रहा होगा कि गति का दूसरा नियम क्या है, f इज इक्वल टू ma। इसके बाद आइए थोड़ा सा हम आपको गति के तृतीय नियम के बारे में भी डियर स्टूडेंट्स बता देते हैं। वैसे उसका यूज़ आपके सिलेबस में नहीं है, वो दिया नहीं गया है, फिर भी सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स। न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार कहा जाता है कि जब हम किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं, तो वह वस्तु हम पर भी उतना ही बल लगाती है। इसी को हम तृतीय नियम कहते हैं। शायद फर्स्ट लॉ में भी मैंने यही बोल दिया, लेकिन फर्स्ट लॉ ये नहीं है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट लॉ ये है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं ना। वहाँ पे कुछ ऐसा था कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम एक बार फिर सुना देते हैं आप लोगों को। शायद फर्स्ट लॉ में मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ गड़बड़ बोल दिया है तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स हमने पहले से एक बार सुन लीजिए गति का प्रथम नियम क्या है। गति का प्रथम नियम डियर स्टूडेंट्स को जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि वस्तु की अपनी एक विशेषता होती है जिसके कारण वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अर्थात कोई बाह्य बल लगाया जाएगा उसी सिचुएशन में वो क्या होती है, डिस्प्लेस्ड होती है, अपने स्थान से विस्थापित होती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, अगली चीज दूसरा नियम F इक्वल टू ma जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया,
तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर भी उतना ही बल लगाती है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो हमारे 3 टॉपिक हैं, बल है, संवेग तथा वृत्ताकार गति है, जिसमें से बल और संवेग के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसमें कोई खास ऐसा कुछ था नहीं कि जो आपको समझ में ना आया हो। बाकी इसके जो एप्लीकेशन है हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस ही करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, उस टॉपिक का हमारा जो नाम होगा उसका नाम होगा वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। पूरा प्रयास करेंगे कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन को 100% तरीके से आपको समझा देंगे और आपको वो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए ईमानदारी से अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप लोग अपने सभी दोस्तों को रेगुलर क्लास को शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिए करिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।